ओके, सेकंड वेरिएंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा। ठीक है, सेकंड वेरिएंट हमारा होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जब एक्सरसाइज करेगा तो उसको एजमा जिस तरह एजमा की तरह सिम्टम्स आने लगेंगे, मींस वीज, कफ, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, ये सब चीजें होने लगेंगी ऑन एक्सरसाइजिंग। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा। इसमें क्या होता है कि हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, ठीक है, इस वाली वेरिएंट में क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होगी। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन जब होगी तो ड्राइंग हो जाएगी, ड्राइंग ऑफ एयरवे म्यूकोजा। एयरवे म्यूकोजा ड्राई होने की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम प्रोफाइलैक्टिक जो है ट्रीटमेंट उनको दे देते हैं बिफोर एक्सरसाइजिंग। ठीक है, उनके सिम्टम्स सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे और वो तभी आएंगे। ठीक है, उसके अलावा ऑन एंड ऑफ उनको उस तरह के सिम्टम्स नहीं आएंगे। थर्ड वी हैव इज शर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम। एक हमने पढ़ा था सैम्पटस ट्रायल। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वेरिएंट दैट इज शर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम। ओके, शर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम के अंदर वैस्कुलाइटिस होता है। ठीक है, वैस्कुलाइटिस होता है अलॉन्ग विद एजमा के सिम्टम्स। मींस वैस्कुलाइटिस में क्या होता है, कौन सा वाला वैस्कुलाइटिस होता है, उसके अंदर हमारे पास जो है नेजल पॉलिप होगा, साथ में जो है वैस्कुलाइटिस मींस रैश होगा। ठीक है, अगर आपके पास, बस आपने ये याद रखना है कि अगर वैस्कुलाइटिस हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, वैस्कुलाइटिस हो रहा है, साथ में एजमा के सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, वैस्कुलाइटिस में होता है इजोफिलिक ग्रैन्युलोमाइटिस पॉलीएंजाइटिस। ठीक है, ये वाला इसके अंदर वैस्कुलाइटिस होता है। इसकी टाइप भी आपने याद रखनी है, कौन सा होता है, जाहिर सी बात है एजमा को जो हमारे पास मेन जो सेल्स इन्वॉल्व है एलर्जी और एजमा की कंडीशंस के अंदर वो इजोफिल्स हैं या आईजीई एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने याद रखना है कि इजोफिलिक वाला वैस्कुलाइटिस होगा इजोफिलिक ग्रैन्युलोमाटोसिस, इजोफिलिक ग्रैन्युलोमाइटिस पॉलीएंजाइटिस, ये होगा। ठीक है, अगर हमारे पास पेशेंट एजमा के सिम्टम्स के साथ आ रहा है, ठीक है, और साथ में उसको रैश है, फॉर एग्जाम्पल वो एक पेपर के अंदर एक केस दे देते हैं, केस सिनेरियो प्रेजेंट, केस सिनेरियो दे देते हैं आपको। ठीक है, और साथ में वो देते हैं पेशेंट हैज अ रैश ऑफ सम काइंड ऑन सम ऑफ हिज लिम्स या कहीं पे। ठीक है, और साथ में उसके एजमा के सिम्टम्स हैं, तो इसका मतलब है दैट इज शर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम। ठीक है, अगर वो आपको इस तरह का सिनेरियो दे देते हैं, द पेशेंट हैज नेजल पॉलिप, कुछ नेजल पॉलिप का बता देते हैं। ठीक है, या फिर बता देते हैं पेशेंट हैज राइनोसाइनसाइटिस, राइनोसाइनसाइटिस भी है। ठीक है, प्लस एजमा सिम्टम्स, दैट मीन्स द आंसर वुड बी नाउ सैम्पटस ट्रायड, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि सैम्पटस ट्रायड के अंदर नेजल पॉलिप्स और राइनोसाइनसाइटिस होता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। इस तरह से लिखें, इस तरह से याद रखें, आपको याद रहेगा। ठीक है, द फोर्थ वेरिएंट वी आर मूविंग टूवर्ड्स इज, अब हमारे पास उसके अलावा मेडिसिन इंड्यूस्ड एजमा है। ठीक है, फोर्थ वेरिएंट में हैव दिस मेडिसिन इंड्यूस्ड एजमा। कुछ इस तरह की मेडिकेशंस होती हैं जो कि एजमा इंड्यूस करा सकती हैं। अब आपने सिर्फ मेडिकेशंस याद रखनी है, वो कौन कौन सी मेडिकेशंस करा सकती हैं। उसके अंदर आपके पास बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, एस्पिरिन मैंने बता दी है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर हो गई, क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या करती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है ना। बीटा ब्लॉकर, बीटा बीटा रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर भी होते हैं और आपके एयरवे के ऊपर, ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स के ऊपर भी होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर यूजुअली कराती हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और कोई भी ऐसी चीज जो एक एजमा के पेशेंट में मसला क्या है कि ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो फर्दर उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराए, दैट विल एग्रेवेट एजमा, से एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सेकंड वी हैव ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आल्सो इंड्यूस एजमा। थर्ड वी हैव इज एस्पिरिन या सैलिसिलेट्स। ठीक है, एस्पिरिन और अदर सैलिसिलेट्स दे कैन आल्सो कॉज एजमा। Fourth, we have is prostaglandin F2 alpha. Prostaglandin F2 alpha may also induce or aggravate the symptoms of asthma. ठीक है, and the fifth and the last one is cholinergic agents. Cholinergic agents इनके अंदर हम देते हैं, उनके अंदर भी जो है एजमा के सिम्टम्स इंड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 5 ड्रग्स हैं, ये आपने याद रखनी है। नाउ वी वे द फिफ्थ वेरिएंट इज कफ वेरिएंट एजमा। ठीक है, कफ वेरिएंट एजमा बड़ा सिंपल है, आसान नाम, इट्स इन द नेम। ठीक है, क्या है कि कफ वेरिएंट में सिंपल पेशेंट को कोई भी और सिम्टम नहीं होगा एल्स देन कफ। ठीक है, इसमें क्या होगा
कि कफ डोमिनेंट सिम्टम होगी, ठीक है, ओनली कफ होगी, ओनली कफ, कोई और सिम्टम नहीं होगा, नो ब्रेथलेसनेस, नो वीज, नो चेस्ट टाइटनेस, सिर्फ कफ होगी। और साथ में आपके जो सिंपल जो एजमा के टेस्ट होंगे, स्पायरोमीट्री होगी और ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी होगी, और जो दूसरे टेस्ट होंगे वो पॉजिटिव आ जाएंगे। सो यू विल गेट टू नो कि दिस इज अबाउट, दिस इज द कफ वेरिएंट एजमा, ठीक है। ओके, देन वी हैव टू अदर फॉर्म्स, ठीक है, दैट आर मोर रिलेटेड टू नॉर्मल पेशेंट्स, मतलब वो यूजुअली हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जिसके अंदर एक आपके पास है माइल्ड इंटरमिटेंट एजमा। व्हाट इज माइल्ड इंटरमिटेंट? इट्स इन द नेम। आधी मेडिसिन तो आपको ऐसी समझ में आ जाती है अगर आप उसको नाम समझ लें, ठीक है। माइल्ड, सिवियरिटी कम है, कम एपिसोड्स होंगी, ठीक है। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मीन्स हर वक्त नहीं रहता, कभी कभी बीच बीच में हो रहा है, ठीक है। तो माइल्ड इंटरमिटेंट एजमा जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, मीन्स पेशेंट जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है एक्सेप्ट बिटवीन एक्सरबेशन। एक्सरबेशन आएंगी तो वो आएंगी, उनके बीच में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, दिस इज सिंपल माइल्ड इंटरमिटेंट। उसके अलावा हमारे पास जो है एक और इसकी इसके उसका आता है परसिस्टेंट एजमा। परसिस्टेंट एजमा में क्या होगा, पेशेंट इज नेवर एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। उसमें ऑन गोइंग ब्रेथलेसनेस एंड वीज होगी, ठीक है, हर वक्त रहेगी, ऑन गोइंग ब्रेथलेसनेस होगी और वीज होगी, बट उसकी वेरिएबिलिटी होगी, ठीक है। ये है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट एजमा के अंदर जो होगा वो ऑन गोइंग ब्रेथलेसनेस और चेस्ट टाइटनेस और वीज होगी, बट वेरिएबल होगी, कभी कम हो जाएगी कभी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो रहेगी कंसिस्टेंट, दैट इज परसिस्टेंट, ठीक है। दीज आर अबाउट द वेरिएंट्स ऑफ एजमा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्लिनिकल फीचर्स। ट्रिगर्स मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर 4 मेन जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, मैंने सारा कुछ आपको इसमें से बता दिया है। नाउ वी मूव टू डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में क्या है कि डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट आता है, पेशेंट हमें बताएगा, एक तो यूजुअली ऐसे पेशेंट सर्दियों में ज्यादा आता है, ठीक है। पेशेंट हमें बताएगा कि जो है मेरे साथ ऐसा होता है कि अचानक से मेरा सांस रुकता है, ठीक है, सुबह के टाइम ज्यादा होता है। हम उससे पूछेंगे कि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ज्यादा होता है, बोलेगा यस, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ज्यादा होता है ऐसा, ठीक है। उसके अलावा वो बताएगा कि मे बी उसकी फैमिली हिस्ट्री यूजुअली एजमा के अंदर पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। और वो बताएगा कि सर्दियों में उसको ये इशू ज़्यादा होता है। देन वी विल मूव, अब हमारी हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो इसके अंदर टेस्ट होता है वो हम करते हैं स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री बेसिकली एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम लंग वॉल्यूम्स मेजर करते हैं, ठीक है। लंग वॉल्यूम्स में आपके पास कुछ वो होते हैं, कुछ आपके वेरिएबल्स होते हैं कह लें, जो कि लंग के फंक्शन को डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट इज FEV1। FEV1 स्टैंड्स फॉर फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1। व्हाट डज दिस वन शोज इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। एंड FVC इज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब हम इसके अंदर निकालते हैं एज जो रिस्ट्रिक्टिव, सबसे पहले हमारा मकसद है पायरोमेट्री करने का ये कि हम डिफरेंशिएट करें ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को, कि ये पेशेंट आया है, ठीक है, ये हमें इसकी हिस्ट्री से लग रहा है कि ये एजमे, बट वी नीड टू हैव अ डॉक्यूमेंटेशन, वी नीड टू हैव अ प्रूफ, ठीक है, सो दैट वी स्टार्ट द ड्रग्स, ठीक है। हम कभी भी किसी भी पेशेंट को इस तरह से विदाउट अस जस्ट ऑन आवर सस्पिशन ड्रग्स यूज मेडिसिन स्टार्ट नहीं करा सकते अनलेस एंड अंटिल वी हैव लैब रिपोर्ट्स, ठीक है। सो वी विल मूव टुवर्ड्स फर्स्ट है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में हमारे पास FEV1 अपॉन FVC रेशो निकालेंगे, ठीक है। अब फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मल पेशेंट के अंदर जो फर्स्ट सेकेंड में 80% जो एक्सपिरेटरी एयर होती है ना, जो उसने एक्सपायर करनी होती है, वो फर्स्ट सेकेंड में निकल जाती है। ये नॉर्मल पेशेंट में बात बता रही है, नॉर्मल पर्सन की। और फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका FEV1 अपॉन FVC रेशो, अब नॉर्मल FEV1 अपॉन FVC रेशो जो होता है ना वो ग्रेटर देन 80% होता है, ठीक है।
कुछ बुक्स मेंशन करती हैं 80%, कुछ बुक्स मेंशन करती हैं 70%, ठीक है। लेकिन एजमा के अंदर क्या होता है कि ये डिक्रीज होता है, डिक्रीज मीन्स लेस देन 80% होगा। क्यों? क्योंकि एयरवे इनफ्लेम्ड है, एयर यहाँ से पास आउट नहीं कर पाएगी, तो फर्स्ट सेकंड में जो जितनी एयर बाहर जाएगी वो कम होगी, और जब न्यूमरेटर कम होगा तो आपका रेशो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट जिसके थ्रू हम डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारा जो है दिस इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। सेकंड वी हैव इज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर। हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर, एक डिवाइस होती है, उसको आपने लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने उसकी रीडिंग्स जो है वो नोट करनी है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर हमें उसकी रीडिंग्स में ग्रेटर देन 20% वेरिएशन मिल जाए, ठीक है। सेकेंड है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रीडिंग्स ग्रेटर देन 20% डायरनल वेरिएशन के साथ, ठीक है। दैट मीन्स दैट प्रूव्स दिस इज एजमा, ठीक है। थर्ड वी हैव इज ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी। अब हम तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम एक ब्रोंकोडायलेटर दें उसको, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दें और उसमें रिवर्सिबिलिटी आए। अब रिवर्सिबिलिटी कैसे आएगी? अगर हमारे पास FEV1 ग्रेटर देन 15% जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। FEV1 आपका FEV1 ग्रेटर देन 15% इंक्रीज आफ्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी। आफ्टर आपने ब्रोंकोडायलेटर दे दिया, कोई भी आपने ऐसी ड्रग दी जो कि ब्रोंकोडायलेटर थी, या फिर आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का चैलेंज दे दिया, ठीक है। वो क्या करेगी? वो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगी, ठीक है। तो क्या हुआ? अगर ग्रेटर देन 15% डायलेट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि दिस वाज एजमा, जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुई थी। दिस प्रूव्स कि दिस इज एजमा, ठीक है। देन वी हैव एटोपी। एटोपी के अंदर हम क्या कराएंगे? सीरम IgE लेवल्स कराएंगे, और साथ में CBC के अंदर हमें ईजोफिल्स ज्यादा मिल जाएंगे। ये तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास एलर्जी की या एटोपी की होती है हिस्ट्री या सस्पेशन होता है, तो हम CBC में हमें हाई ईजोफिल्स मिलेंगे, ठीक है, और सीरम IgE कराएंगे, दैट विल बी इंक्रीज्ड। लास्ट इज चेस्ट एक्सरे। नॉर्मली एजमा के पेशेंट के अंदर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होता है, ठीक है, दैट इज इनकंक्लूसिव। बट इफ वी फाइंड एनी चेस्ट एक्सरे विद इनफिल्ट्रेट्स, अगर हमें चेस्ट एक्सरे मिलता है पेशेंट के साथ, पेशेंट के सिम्टम्स हैं एजमा वाले, बट वी फाइंड चेस्ट एक्सरे विद इनफिल्ट्रेट्स, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज द एजमा हैज बीन कॉम्प्लिकेटेड विद allergic bronchopulmonary aspergillosis, that is another inflammatory and allergic condition, and allergic bronchopulmonary, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके एलर्जी की वजह से और म्यूकस लंग्स में अंदर रहने की वजह से वहाँ फंगस ग्रो होना शुरू होता है, दैट इज एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। उसके अंदर हमें पेशेंट एजमा का होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग एजमा होगा, साथ में हमें चेस्ट एक्सरे के अंदर इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर हमें म्यूकस प्लगिंग मिलती है, दैट मीन्स के this is bronchiectasis. Okay, understood? So this was all about the diagnosis. Now we will move to management. मैनेजमेंट बहुत आसान है, ठीक है, बस समझने वाली कंडीशन है। हमें बस सिंपल याद रखना है कि हमने हमारा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ठीक है। वो जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैनेजमेंट का फर्स्ट आपके पास रोल क्या है? अवॉइडेंस, अवॉइड ट्रिगर्स, वट एवर जिस भी चीज से एजमा ट्रिगर हो रहा है उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अगर हम पेशेंट्स को कहते हैं अगर घर में कारपेट है उनको रिमूव करने, घर में पेट है उसको रिमूव करने, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स है तो अपनी रेजिडेंस चेंज करें, अगर वहां पर अगर आपको किसी परफ्यूम से हो रहा है तो उस परफ्यूम को यूज करना छोड़ दें, ठीक है। बाहर आते जाते हुए मास्क लगाएं। प्रॉपर अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैनेजमेंट, ठीक है। और ये वाइवा वगैरह में और ये उसमें जब भी आपसे पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट आपने सबसे पहले ये बोलना है, ठीक है। सेकेंड वी हैव एज हमारे पास एजमा के अंदर दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। एक होती है स्टेप अप और एक होती है स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप अप्रोच में क्या होता है, एक होती है स्टेप अप और एक होती है स्टेप डाउन, क्योंकि एजमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। स्टेप अप में हम क्या करते हैं कि अगर पेशेंट के सिम्टम्स हमारी एक मेडिसिन से कंट्रोल ना हो तो फिर हम 2 देते हैं, उसमें ऐड करते हैं, फिर हम 3 देते हैं, हमारे पास मेडिसिन नंबर 3 स्टेप 3 होता है, स्टेप 4 होता है, मतलब हम स्टेप अप जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे पास 1, फिर हम 2 पे गए, फिर हम 3 पे गए,
फिर हम 4 पे गए, फिर हम 5 पे गए। दिस इज स्टेप अप अप्रोच, ठीक है। और हम मूव करेंगे, हम देखेंगे पेशेंट कहाँ पे स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे जिस भी स्टेप पे पेशेंट स्टेबलाइज होगा हम वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आहिस्ता 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 करके उसकी मेडिसिन की डोजेजेस और कम करना शुरू करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो अगर पेशेंट के एक्सरबेशन और उसके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हो तो हमें स्टेप अप अप्रोच लेनी पड़ती है, और जहाँ पे कंट्रोल हो जाए वहाँ पे हम उसको उसकी मेंटेनेंस थेरेपी डिसाइड करके फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी डोजेज डिक्रीज करनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन अप्रोच, ठीक है। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट मेडिसिन, ठीक है। जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पहले होती है दैट इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ट्रिगर्स के बाद, ठीक है, ये तो हमारे पास एक स्टेप है। नाउ द फर्स्ट स्टेप वन जो होती है वो होती है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। साबा, सैल्ब्यूटामॉल, ट्राइब्यूटानिन, दीज आर द नेम्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। ये इनहेल्ड होती हैं। ये क्या करती हैं, पेशेंट जैसे ही इनको इनहेल करता है, देखा है कि एस्मा के पेशेंट को फौरन से इनहेलर चाहिए होता है। वाई? दे हैव शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। जैसे ही अंदर जाएगा ये फौरन से उनके सिम्टम्स को, ये फौरन से एयरवे पे रिएक्ट करेगा, उसको डायलेट करेगा और एस्मा के सिम्टम्स को रिलीव करेगा, ठीक है। सो ये हम देते हैं, ठीक है। अब ये हम इसके जो मोस्ट कॉमन डिवाइस इसके थ्रू ये दिए जाते हैं दैट इज मीटर डोज इनहेलर, ठीक है। और ये हम कब देते हैं, ये आपने याद रखना है कि माइल्ड इंटरमीडिएट एजमा के अंदर देंगे जिसके अंदर सिम्टम्स आपके लेस देन 1 आ रहे हैं, ठीक है, वंस अ वीक फॉर 3 मंथ्स आ रहे हैं, और लेस देन 2 नॉक्टर्नल सिम्टम्स पर मंथ आ रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब? लेस देन 2 सिम्टम्स नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मीन्स पेशेंट रात को उठ रहा हो, ठीक है, पर मंथ, और लेस देन 3, आई थिंक इट वाज 3, वेट, लेस देन वंस अ वीक फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। लेस देन वंस अ वीक आ रहे हैं, once in a week for 3 months. दिस इज माइल्ड इंटरमीडिएट एजमा, ठीक है। मतलब पेशेंट को अगर एक मंथ में 2 से कम सिम्टम्स आ रहे हैं नॉक्टर्नल वाले, और 3 मंथ्स के अंदर 1 से कम सिम्टम आ रहे हैं डे टाइम वाले, सो दैट इज माइल्ड इंटरमीडिएट एजमा। उसके अंदर हम उसको सिर्फ और सिर्फ बीटा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के ऊपर रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें लगे कि उसके अंदर जो है ये सिम्टम्स ज्यादा हो जाएं, ठीक है, ग्रेटर देन 2 नॉक्टर्नल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं पर मंथ, पेशेंट से हम पूछेंगे कि आप रात को कितनी दफा उठते हैं, आप पिछले 1 महीने में रात को आपको कितनी दफा इसकी वजह से आंख खोली है या सिम्टम्स आपके एग्रेवेट हुए, पेशेंट विल टेल कि हाँ 3-4 दफा ऐसा हुआ है। तो क्या वो उस कैटेगरी में फॉल करेगा? नो। नाउ वी विल हैव टू टेक स्टेप अप अप्रोच, वी विल हैव टू ऐड समथिंग इनटू शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या ऐड करना होगा? सेकंड हमारे पास जो चीज होती है वो रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी, ठीक है। हम इसके अंदर ऐड करते हैं ओकेजनल थेरेपी होती है ना, ये वाली जो थी हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ये ओकेजनल थी। कभी कभी सिम्टम्स हो रहे हैं, कभी कभी रिलीवर है, ओकेजनली दिस इज रिलीवर, ठीक है। ये रिलीवर मेडिसिन होती हैं, और क्योंकि ओकेजनल सिम्टम्स हो रहे होते हैं तो हम उसके अंदर रेगुलर प्रिवेंशन ऐड नहीं करते। बट अगर वो वही बात है कि अगर उससे कंट्रोल नहीं होगा तो विल हैव टू गो फॉर स्टेप 2, दैट इज रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी। रिलीवर्स के अंदर हम ऐड करेंगे रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप 2 के अंदर हम ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, ठीक है, सो दैट इट इज ईजी फॉर यू। सबसे पहले हमारे पास था पेशेंट के अंदर हमने शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ऐड किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम उसके अंदर जो करेंगे दैट इज ओके। So step up we were discussing step up. So second in step up we have is inhaled corticosteroids, ठीक है। हम पहले स्टेप में फौरन से ओरल corticosteroid स्टार्ट नहीं कराते, हम इनहेल्ड देते हैं। पहली बात तो ये कि क्योंकि मसला जो है वो एयरवे का मसला है, ठीक है, इनहेल्ड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा ऐड करते हैं। सेकेंड थिंग इज कि ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कुछ जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा उनकी डिपेंडेंस हो जाती है, इस वजह से द फर्स्ट वी मूव फॉर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर हम बेक्लोमेथाजोन, ब्यूटीसोनाइड, फ्लूटिकाजोन, मोमेटाजोन वगैरह स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। और ये किस में स्टार्ट कराते हैं? जिन पेशेंट्स में एक्सोसर्बेशन हो गई है इन द लास्ट 2 years, ठीक है,
या फिर वही बात है कि जो पिछले वाले 3 टाइम्स पर वीक से ज़्यादा उनकी एक्सरबेशन हो रही है, या आपके जो माइल्ड इंटरमीडिएट एज़मा है उससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया एज़मा, तो हम सेकंड हमारी जो थेरेपी होती है दैट इज़ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, हम किससे स्टार्ट कराते हैं? हमारी जो स्टार्टिंग डोज़ होती है वो 400 माइक्रोग्राम बेक्लोमेथाजोन, ठीक है, होती है। 400 माइक्रोग्राम बेक्लोमेथाजोन होती है, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी होती है 400 माइक्रोग्राम बेक्लोमेथाजोन, ठीक है, दिस इज आवर स्टार्टिंग डोज। इस पे हम पेशेंट को रखते हैं, ठीक है। अगर उससे भी उसके सिम्टम्स कंट्रोल ना हो रहे हों, थर्ड वी हैव इज पोअरली, अगर उस पे भी वो पोअरली कंट्रोल्ड रहे, ठीक है। डेविडसन के अंदर एक चार्ट बना हुआ है पोअरली कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड वाला, ठीक है, वो देख लीजिएगा। उसको जो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो द थर्ड एड ऑन थेरेपी वी हैव इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हम ऐड कर देते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो होती है वही उसमें हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होते हैं जिनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के होता है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास जो होती है आजकल हमारे पास इनहेलर्स आ रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हम अगर लाबास जो होते हैं उसके अंदर फॉर्मेट्रॉल आता है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में फॉर्मेट्रॉल आता है। अगर हम इसको दिस इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसके अंदर आता है फॉर्मेट्रॉल। इसको इसको हम कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं अलॉन्ग विद स्टेप 2। अगर हम इसको सोलो दे देंगे तो दैट माइट कॉज एग्जर्बेट द एजमा अटैक्स, ठीक है। फोर्थ वी हैव इज ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट या फिर थियोफाइलिन्स, ठीक है। इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ओरल जो हमारे पास स्टीरॉइड्स है ना वो दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले हम और एक और चीज़ दे देते हैं, एक और चीज़ एक और इस तरह की ड्रग जो कि इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर रही है, ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करती है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ये दे देते हैं, ठीक है। जाफिल्यूकास, मोटिल्यूकास वगैरह होती है इसके अंदर, और थियोफाइलिन होती है। ये ऐड करके देख लेते हैं। अगर इससे भी इफेक्ट ना आ रहा हो तो फिर हम आ जाते हैं लास्ट थेरेपी जो कि हमारी होती है ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसके अंदर प्रेडनिसोलोन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रेडनिसोलोन हम स्टार्ट करते हैं, डेली डोज होती है इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमें पता है कि वो पेशेंट जो कि ग्रेटर देन 3 मंथ्स तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज करें या फिर ग्रेटर देन 3 to 4 कोर्सेज पर ईयर करें, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस को काउंटर करने के लिए हम साथ में क्या देते हैं, बिसफॉस्फोनेट्स वगैरह भी दे देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो है इसके अलावा भी हमारे पास जो थेरेपी होती है जो कि हम दे सकते हैं, उसके अंदर आती हैं 2 हमारे पास वो इम्यूनो मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। इम्यूनो मॉडिफायर्स होते हैं, इम्यून मॉडिफायर्स। और मेलिजोमैब आता है और मेपेलिजोमैब आता है, ठीक है। और मेलिजोमैब इज अगेंस्ट आईजीई एंड और मेपेलिजोमैब इज अगेंस्ट इजनोफिल्स, ठीक है। ये हमारे पास 2 इम्यून मॉडिफायर्स होते हैं, ये दे देते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास जो है इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं, इसके अंदर मीथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन आती हैं। लेकिन ये हम बहुत लेटर स्टेजेस पे जाके देते हैं, जब कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होती, तो फिर ये हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो कि हम पेशेंट को दे रहे होते हैं, जो कि उसको क्योंकि इनके अपने साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम ये इतना इस तरह से यूज़ नहीं कराते, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एजमा, ठीक है। दिस इज मैनेजमेंट, मैंने एज सिंपल एज एज करके बताई है जितने मैं बता सकती थी। उसके अलावा जो है इसकी जो एग्रेवेशन है, ठीक है, एग्जर्बेशन ऑफ एजमा, वो एक अलग सा टॉपिक है, तो आई विल गो विद इट एज अ सेपरेट टॉपिक, ओके। थैंक यू सो मच।